अब मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके ओके। वो मैंने म्यूट कर दिया था, सॉरी। तो हमारा जो आज का जो एवरीडे साइंस का टॉपिक है, फर्स्ट हम इसका पार्ट करेंगे जिसमें यूनिवर्स, एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी और स्पेस आ जाता है। यूनिवर्स में क्या क्या चीजें आएंगी वो हम देखेंगे। यूनिवर्स होती क्या है, उसकी एमरजेंस कैसे हुई, एवोल्यूशन कैसे हुई वो देखेंगे। एस्ट्रोनॉमी क्या चीज होती है, कॉस्मोलॉजी क्या चीज होती है, और स्पेस के अंदर जो हम ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर डेवलपमेंट्स हुई वो क्या चीज है, उनको हमने क्लियरली समझना है और वहां से एमसीक्यूज बनते ही बनते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें यूनिवर्स की, तो आपको एक, अगर मैं कोन की बात करूं, एक कोन होती है, मैं कोन बनाने लगा हूँ। ये बड़ा इजी तरीका है समझने का। आइसक्रीम नहीं खाते, उसकी कोन होती है। तो आप इसको समझ लें, बड़ा एक छोटा सा टाइनी सा पॉइंट। ठीक है। इस टाइनी पॉइंट को आपने समझना, ये है मटेरियल। ये कोई है मटेरियल। क्या चीज़ है जी? मटेरियल। आपको, आपने अक्सर पढ़ा होगा, एक टर्मिनोलॉजी आती है जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या थी? बिग बैंग थ्योरी में ये बताया जाता है कि कोई एक छोटा सा मादा था, एक छोटा सा मटेरियल था। इस मटेरियल के अंदर क्या क्या चीजें आ रही थी? इसके अंदर एक तो खुद मटेरियल था, इसके अंदर स्पेस थी, इसके अंदर टाइम था, इसके अंदर एनर्जी थी। ये साइंस की टर्मिनोलॉजी है, ये आपको याद रखना लाजमी नहीं है, ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो ये कुछ चीजें इसके अंदर शामिल थी। अब ऐसा फिनोमिना होता है, ऐसी कोई चल होती है कि ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये चीज क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय। ये फट जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मली ये एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है, और एक्सपेंड विद द पैसेज ऑफ टाइम होता है। क्या होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम? यानी कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है, ये जो मादा है, ये एक्सपेंशन की तरफ जाता है। इसीलिए मैंने उसका अगला पार्ट बड़ा वाइडर रखा है। यहाँ पे छोटा सा था, आहिस्ता आहिस्ता ये क्या हुआ? एक्सपेंड होना शुरू हुआ। और इसके अंदर जो मटेरियल थे वो अलग अलग जुदा होने लग गए। जैसे ये जुदा होने लग गए, तो हमें क्या मिली? हमें गैलेक्सीज मिली। ये छोटे छोटे टाइनीज आपको क्या मिल रही है? गैलेक्सीज। अब एक गैलेक्सी के अंदर क्या होते हैं? एक गैलेक्सी के अंदर डिफरेंट स्टार्स होते हैं, और एक स्टार के गिर्द डिफरेंट प्लैनेट्स, और जो डवार्फ डवार्फ प्लैनेट्स होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब वो क्या कंसेप्ट है वो मैं आपको समझाता हूँ। आपने जस्ट ये समझना है, बिग बैंग थ्योरी क्या थी? छोटा सा मादा था, वो एक किस्म का डिस्ट्रॉय हुआ, उसकी एवोल्यूशन हुई, वक्त के साथ वो एक्सपेंड होता गया। अभी अगर बात करें ना, तो अभी हमें पढ़ाया जाता है कि जो हमारी कायनात है, हमारी यूनिवर्स है, वो एक्सपेंड हो रही है। यानी कि यहाँ से शुरू हुई थी, अब इस तरह ये एक्सपेंशन की तरफ जा रही है, अभी भी एक्सपेंड हो रही है। यानी कि कोई नहीं पता कितना देर तक ये एक्सपेंड होती रहेगी। यानी कि बहुत ज्यादा गैलेक्सीज बनती रहेंगी, और गैलेक्सीज खत्म भी होती रहेंगी। ये कायनात के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं, और उनमें ये सारी चीजें पाई जाती हैं। मटेरियल भी है उसमें, स्पेस भी है उसमें, टाइम भी है उसमें, एनर्जी भी है। तो ये तो एक टेक्निकल एक टर्म आपको बताई है, टेक्निकल चीजें बताई हैं। असल चीज जो समझने की है वो इधर इधर से ही निकलेगी। वो आपने अगर लिख लेनी है तो लिख ले, आपने समझ लेनी है तो समझ लें। वो क्या चीज है? जैसे मैंने बताया, एक मटेरियल था। क्या था? उसको मैं एम की शक्ल देता हूँ। एक मटेरियल था, वो मटेरियल डिस्ट्रॉय होता है। क्या होता है जी? डिस्ट्रॉय होता है किसी टाइम, स्पेस और एनर्जी में। जैसे ही वो डिस्ट्रॉय हुआ, तो वहां से क्या बनी? डिफरेंट गैलेक्सीज। क्या बनी? डिफरेंट गैलेक्सीज। ये गैलेक्सीज बना रहा हूँ। अब ये डिफरेंट गैलेक्सीज बनी, अब ये बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। मैं इधर लिख रहा हूँ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, हम इनको काउंट भी नहीं कर सकते, इतनी गैलेक्सीज हैं। अब ये सारी गैलेक्सीज बनी। एक गैलेक्सी की अगर बात करें, तो एक गैलेक्सी से क्या निकला? एक गैलेक्सी से बिलियंस ऑफ स्टार्स निकले। अभी मैं एक गैलेक्सी की बात करूं, एक गैलेक्सी से क्या निकले? बिलियंस ऑफ स्टार्स। ये है स्टार्स, और ये है गैलेक्सीज। ऊपर क्या था? मटेरियल। ये बिलियंस ऑफ स्टार्स जब निकले, अब एक स्टार जो है ना, एक एक स्टार के गिर्द क्या क्या पैदा हो गए? एक स्टार के गिर्द डिफरेंट किस्म के प्लैनेट्स रिवॉल्व करना शुरू हो गए उसके सराउंडिंग में।
ठीक है। अब इसको अगर देसी तरीके से समझें, इस कंसेप्ट से निकल कर अगर समझें, तो वो मैं आपको इस तरह समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मटेरियल था, ये क्या था, मटेरियल, ये डिस्ट्रॉय हुआ और एक्सपेंड होता गया। एक्सपेंशन से क्या बनी, मैंने गैलेक्सी की बात की थी। अब जो हमारी गैलेक्सी है उसको कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। गैलेक्सीज के भी नेम है ना, मिल्की वे गैलेक्सी। तो फॉर एग्जांपल हम क्या क्या देते हैं कि गैलेक्सी में से एक गैलेक्सी बनी मिल्की वे गैलेक्सी। मटेरियल से क्या बना, एक गैलेक्सी बनी, और गैलेक्सी से डिफरेंट किस्म के स्टार्स बने। अब जो हमारा स्टार है वो कौन सा है, वो आपको पता है, वो सूरज है, नॉट के प्लेनेट। अक्सर इसे लोग सियारा समझते हैं। दिस इज अ स्टार, और ये एक पार्ट है एक गैलेक्सी का। अब बिलियंस ऑफ इस जैसी गैलेक्सीज बिलियंस ऑफ है, और वन ऑफ द स्टार्स की बात कर रहे हैं। अब एक स्टार के अंदर, स्टार जब पैदा होता है, हमेशा याद रखना है, उसके इर्द गिर्द जो प्लैनेट्स होते हैं वो रिवॉल्व करना शुरू कर देते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। इसके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, ग्रेविटी होती है। ग्रेविटी क्या करती है, उनको अट्रैक्ट करती है, और इसके गिर्द क्या करते हैं, ये डिफरेंट जो स्टार्स होते हैं, सॉरी प्लैनेट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्व का मतलब क्या होता है, उसके गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। तो एक प्लैनेट के अंदर, वन ऑफ द प्लैनेट्स हमारा कौन है, वो हमारा क्या है, अर्थ। अब यहाँ से हमारी चीजें निकली हैं, देखें, एक मटेरियल फटा, मैं बिग बैंग थ्योरी की बात करूं, तो बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज निकली इस जैसी। अब अभी हमने एक गैलेक्सी को उठाया हुआ, एक गैलेक्सी में से एक स्टार निकला, और एक गैलेक्सी में से वैसे बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, हमने एक स्टार को पकड़ा हुआ है, वो है सन, क्योंकि हमने अर्थ की तरफ आना है आहिस्ता से। तो एक सन जो स्टार है उसके गिर्द हमारे कितने प्लैनेट्स घूम रहे हैं, 8। ये एमसीक्यूज में आता है। हमारे सन के गिर्द कितने प्लैनेट्स घूम रहे हैं, 8 प्लैनेट। उनमें से एक प्लैनेट हमारा क्या है, अर्थ। ठीक हो गया, उनमें से एक प्लैनेट हमारा क्या है, अर्थ। बाकी 8 कौन से हैं, वो आगे हम जाके देखते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गई है, तो इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं, और आगे भी आपको इस तरह क्लियर होगा। अब फिर आगे जाके हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल अर्थ है, अर्थ की हमने खसूसियात देखनी है। वीनस है फॉर एग्जांपल, मरीख है, मार्स जिसे कहते हैं, उसकी हम खसूसियात देखेंगे, जुपिटर की देखेंगे। वहीं से एमसीक्यूज बनेंगे, सीधे साधे बनते हैं, सिंपल। और ये सारी चीजें आपको क्या क्या कहलाती हैं, अगर साइंटिफिक टर्म के अंदर बात करूं, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। क्या कहलाते हैं, कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। कैलेस्टियल बॉडीज भी कहते हैं, कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं इन सारी चीजों को, जिसमें गैलेक्सीज आ जाती हैं, स्टार्स आ जाते हैं, प्लैनेट्स आ जाते हैं, सारी चीजें क्या कहलाती हैं, कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलते हैं जी। अच्छा, एस्ट्रोनॉमी है क्या, इसकी डेफिनेशन अगर पूछ ले। अब अभी हमने क्या चीजें देखी, हमने देखी कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को, यानी कि उसमें से मटेरियल फटा, फिर गैलेक्सीज बनी, फिर स्टार्स बने, फिर प्लैनेट्स उनके अराउंड रिवॉल्व होना शुरू हो गया। तो इस चीज की स्टडी को ही कहते हैं एस्ट्रोनॉमी, यानी कि जो चीज हमने अभी बनाई, जो शक्ल हमने बनाई, उस चीज की स्टडी को क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी। और वो चीज क्या थी, वो कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स थे। उसके फिनोमिना को, उसको स्टडी करना, उसमें यूनिवर्स आ जाती है, यूनिवर्स के अंदर यूनिवर्स के अंदर स्टार्स आ जाते हैं, प्लैनेट्स आ जाते हैं। तो उनको स्टडी करना क्या होता है, हमारा क्या होता है, एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। सिंपल सी बात है। आपको ये, आपसे डेफिनेशन में आता है व्हाट इज एस्ट्रोनॉमी, तो आपने सिंपल वो वाला टिक करना है जिसमें कहा जाए कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स भी पूछ सकता है, कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स भी एस्ट्रोनॉमी होती है, स्टडी ऑफ कैलेस्टियल बॉडीज या स्टडी ऑफ कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, ये तीनों चीजें सेम ही है। तो एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी की डेफिनेशन क्या होगी, स्टडी ऑफ कैलेस्टियल बॉडी, या स्टडी ऑफ कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, या स्टडी ऑफ यूनिवर्स। तीनों चीजें एक ही हैं। तो इनमें से कोई भी चीज आपको मिल जाए तो आपने उसको टिक कर देना है। आगे चलते हैं जी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि हमने अभी देखा कि गैलेक्सीज के अंदर से स्टार्स होते हैं, स्टार में से प्लैनेट होते हैं, और उसमें कॉमेट्स भी आते हैं, उसमें एस्टेरॉइड्स भी आते हैं, उसमें मेटेरॉइड्स भी आते हैं। ये सारी चीजें रिवॉल्व कर रही होती है एक स्टार के गिर्द। अब स्टार क्या होता है, एक स्टार एक मैसिव सफेयर शेप का होता है, और उसके अंदर गैसेज होती हैं। जो हमारा सन है ना, उसको अगर देख लें, तो उस सन के अंदर कौन सी मेजर गैसेज है, एक तो हाइड्रोजन मिलेगी आपको, ये एमसीक्यूज में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हीलियम मिलेगा। तो हमारे सन में कितनी गैसेज हैं, मेजर गैसेज हैं, एक हाइड्रोजन है जिसको एच से शो कराते हैं, एक हीलियम है जिसको एच ई से शो कराते हैं। तो ये एमसीक्यूज में आता है। और पूछ सकते हैं कि जो सन है ना, सन सन
इस तरह होता है ना सन, उसके गिर्द आपको प्लैनेट्स मिलेंगे। तो पूछ सकते हैं जी, जो हमारा स्टार सन है इसके गिर्द, अर्थ के गिर्द हमारा जो सन है कितना क्लोजेस्ट है, क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है? क्लोजेस्ट स्टार जो अर्थ के है, हाइड्रोजन का साइन जी जी H2 होता है ना, H2 और हीलियम। ठीक है। जो अर्थ के क्लोजेस्ट स्टार है, ये एमसीक्यूज पूछता है, व्हाट इज द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ? हमारे जो प्लेनेट अर्थ है इससे क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है? क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है आपका? अर्थ, सॉरी सन। अर्थ के क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है? सन। फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है, इससे जितना क्लोज हम करें वो कौन सा हमें, कौन सा मिलता है? हमें सन मिलता है। ठीक है। अच्छा, अब ये सन के गिर्द क्या होता है? सन के गिर्द सारा सोलर सिस्टम चल रहा था। इस सारे सिस्टम को क्या कहते हैं जी? सोलर सिस्टम। अगर आपसे पूछ ले सोलर सिस्टम क्या होता है, तो आप उसका क्या जवाब दोगे? सोलर सिस्टम वो होता है कि सूरज के गिर्द जितने भी सियारे घूम रहे हैं उनकी स्टडी को, उनके सिस्टम को हम सोलर सिस्टम कहते हैं। सिंपल सी बात है, इसके आगे पिक्चर आएगी, वहां आपको समझ आएगी कि सोलर सिस्टम क्या होता है। यानी कि किसी सितारे के गिर्द, किसी सितारे के गिर्द कोई भी प्लैनेट्स घूम रहे हैं, वो एक सिस्टम बन जाता है ना। अगर हम सन की बात करें, सन के गिर्द 8 सियारे घूम रहे हैं, जिसमें वन ऑफ द सियारा कौन सा है? अर्थ है। तो पूरा टोटल सिस्टम को क्या कहेंगे हम? सोलर सिस्टम कहेंगे। सोलर सिस्टम होता क्या है वो आगे देखते हैं हम। अब सोलर सिस्टम में जैसे मैंने बताया, एक तो सन दरमियान में सेंटर में लाई करता है। सन क्या है? सेंटर में लाई करता है। और उसके गिर्द कितने मेजर प्लैनेट्स हैं? 8 मेजर प्लैनेट्स हैं। और उन प्लैनेट्स के अपने मून है, अपने चांद है। यानी कि हर एक प्लैनेट के गिर्द एक उसका अपना मून घूम रहा है। एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अर्थ की बात करूं, हमारी अर्थ है ना, अब अर्थ का भी अपना एक सैटेलाइट है। नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है हमारी अर्थ का? वो मून है। तो पूछ सकते हैं व्हाट इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ? तो आपने क्या कहना? वो है हमारा मून, जिसको लूनर कहते हैं। ठीक है। तो हर एक प्लेनेट के अपने मून्स हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये सन है ना, तो सन, सन की अगर बात करें, इधर मैं अर्थ की बात करता हूँ, तो इसके गिर्द, अर्थ के गिर्द एक अपना मून घूम रहा होता है। और अर्थ किसके गिर्द घूम रही होती है? वो सूरज के गिर्द। यानी कि ये मून इसके गिर्द घूम रहा होता है और अर्थ सन के गिर्द घूम रही होती है। तो ये एक इंटर डिपेंडेंट कह लो इसको, कि आपस में इनकी मोशन जारी रहती है। एक अर्थ, अर्थ के गिर्द अर्थ के गिर्द मून घूमता है, और सन के गिर्द अर्थ घूमती है। ये संबंध है। तो इसमें दो किस्म की मोशंस होती हैं, एक एक रेवोल्यूशन होती है, एक रोटेशन होती है। रेवोल्यूशन एक अलग चीज होती है और रोटेशन एक अलग फिनोमिना होता है, वो भी आगे जाके देखते हैं। अभी हम सोलर सिस्टम को समझते हैं। सोलर सिस्टम है क्या? अगर सन की बात करें, सूरज एक स्टार है। पहली बात, ये आपका एमसीक्यूज बनता है। सूरज क्या है? एक स्टार है। उसकी अगर इंफॉर्मेशन पूछी जाए तो एमसीक्यूज में अक्सर पूछा जाता है कि सूरज की एज बताएं, व्हाट इज द एज ऑफ सन? तो सूरज की एज आपको पता होनी चाहिए, 4.6 बिलियन ईयर्स का है। जैसे हम है ना, कोई 25 साल का, 20 साल का है, तो सूरज कितने साल का है? सूरज 4.6 बिलियन यानी कि अरब साल, 4.6 अरब साल पुराना है। और पूरी अगर हम यूनिवर्स की बात करें, पूरी हमारी यूनिवर्स कितने साल की है? 13.6 बिलियन साल की है। ये भी एमसीक्यूज में आता है। यूनिवर्स कितने साल की है, यानी कि पूरी कायनात कितने साल की है हमारी? वो है 13.6 बिलियन साल की। और जो हमारी, हमारा सन है, सूरज है, वो कितने साल का है? वो हमारा 4.6 बिलियन ईयर्स का है। यानी कि पहले यूनिवर्स बनी ना, तो उसके बाद टाइम, मैंने जैसे बताया, एवोल्यूशन से एक्सपेंशन हुई, फिर गैलेक्सीज बनी, फिर स्टार्स बनी। तो सूरज का टाइम कब आया? जब इतने साल गुजर चुके थे। यानी कि 4.6 बिलियन ईयर्स की बात करें, तो हमारे इधर होंगे फॉर एग्जाम्पल 7 पॉइंट समथिंग होंगे, कि इतने साल गुजरे होंगे यूनिवर्स के बनने के बाद, तब जाके सूरज की पैदाइश होगी। इसलिए सूरज की एज कितनी है? 4.6 बिलियन ईयर्स। तो ये आपके दो एमसीक्यूज यहाँ से बनते हैं। पूछा जा सकता है हम किस गैलेक्सी के अंदर रहते हैं, हमारा जो स्टार है वो किस गैलेक्सी का पार्ट है? तो उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। तो हमेशा आपने क्या ऑप्शन टिक करना है? मिल्की वे गैलेक्सी का। हमारा जो सन है किसका पार्ट है? मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। तो उसको आपने याद रखना है। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सन यानी कि सूरज और मिल्की वे गैलेक्सी में आपस में क्या ताल्लुक है? तो वो आपस में कितने ईयर्स का फासला है? तो वो है 27,000 लाइट ईयर्स। कितना, इतना डिस्टेंस है
हमेशा याद रखें। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपस में सियारों का या आपस में स्टार्स का डिस्टेंस कैसे, किस यूनिट में मालूम किया जाता है, यानी कि हम साइंटिफिक टर्म में किस यूनिट में हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। अगर हम बात करें अपनी अर्थ के अंदर जब हम घूमते हैं तो माइल्स होता है, हम माइल्स की बात करते हैं, किलोमीटर्स की बात करते हैं। ठीक है। अगर हम स्टार्स की बात करें या प्लैनेट्स की बात करें तो वो हमेशा लाइट ईयर्स की होती है। तो पूछ सकता है कि आपस में स्टार्स का डिस्टेंस कैसे मालूम किया जा सकता है, किस यूनिट में मालूम कर सकते हैं। तो ऑप्शन में आ सकता है माइल्स, किलोमीटर, मीटर, लाइट ईयर्स। तो आपने किसको ऑप्शन को टिक करना है? लाइट ईयर्स। तो आपस में जो स्टार्स का डिस्टेंस हम मालूम करते हैं किस यूनिट में करते हैं? लाइट ईयर्स में करते हैं। यहाँ से एमसीक्यूज बनेगा। आगे चलते हैं जी। कितने प्लैनेट्स हैं हमारे सूरज, हमारे सोलर सिस्टम में? वो 8 प्लैनेट्स हैं, ये भी एमसीक्यूज आता है। और उनके अपने सैटेलाइट्स होते हैं, ये मैंने जैसे आपको पहले बताया। और सैटेलाइट के अलावा अदर थाउजेंड्स ऑफ celestial बॉडीज होती हैं, जिसमें क्या होते हैं? एस्टेरॉइड्स होते हैं, मीटरॉइड्स होते हैं। अब ये किसके बने होते हैं? ये पत्थरों के बने होते हैं, मीटरॉइड्स और एस्टेरॉइड्स। ये कैसे होते हैं, ये आगे जाके एक पिक्चर है उसके अंदर आपको क्लियरली समझ आएगा। और अगर बात करें कि सूरज के अंदर क्या चीज़ है, तो हमेशा आपने याद रखना है जो 99.9% होता है ना, 99.9% ऑफ द मैटर वो सूर्य से ही आते हैं। यानी कि सन है ना, सन वो एनर्जी देता है पूरी। हमें क्या देता है? एनर्जी। एनर्जी देता है। आपको पता है सोलर पैनल जब हम लगाते हैं तो एनर्जी हम सूर्य से हासिल करते हैं। तो इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, सूरज जो एनर्जी देता है वो हम कैसे सोलर पैनल से निकाल सकते हैं? तो वो निकालते हैं सेमीकंडक्टर से। ये एमसीक्यूज में पूछा है। सेमीकंडक्टर का यूज करके हम सूर्य से बिजली लेते हैं। ठीक है। अच्छा, तो 99%, 99.9% मैटर का बना होता है सूरज हमारा, या कोई भी स्टार होता है। ठीक है, ये सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी का है। तो ये थोड़ा थोड़ा बहुत एमसीक्यूज में आ सकता है, अगर आपने इसको देख लेना तो देख लेंगे। आगे चलते हैं। अच्छा, ये उसकी कुछ खसूसियात हैं जी सूरज की, कि इसका डायमीटर कितना है? वो 1.39 मिलियन किलोमीटर है। इसका टेम्परेचर पूछ सकता है कि सरफेस का टेम्परेचर क्या है। दो किस्म के टेम्परेचर होते हैं। ये है सूरज, फॉर एग्जांपल ये है सूरज, ये होगी सरफेस, ये क्या होगी? सरफेस। अब पूछ सकते हैं इसके सरफेस का टेम्परेचर कितना है, तो वो है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बॉयल करता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करता है? पानी बॉयल करता है। और ये होता है कोर, उसका दरमियान वाला हिस्सा। कोर का टेम्परेचर कितना है? वो इससे बहुत ज्यादा हाई होता है। वो होता है 16 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, 16 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यानी कि सरफेस का कम होता है एज कम्पेयर टू कोर। इसको क्या कहते हैं? कोर। तो दो किस्म के टेम्परेचर पूछे जा सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो आपने इसको याद रखना है। अच्छा, आगे चलते हैं। इसकी डेंसिटी पूछ सकते हैं कि सूरज की डेंसिटी कितनी है। तो इसकी डेंसिटी है 1.41 टाइम्स ऑफ द वाटर। तो ये आपका एमसीक्यूज आ गया। और डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है? वो ये दिया हुआ है, यानी कि इसके वन इसको मल्टीप्लाई कराएं 1.41 से, तब जाके हमारी सूरज की मिलती है। ये वाटर की है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसकी एक और पूछ सकते हैं कि इसका रोटेशन का टाइम क्या है। अच्छा, रोटेशन को समझने के लिए अभी इसको रोटेशन को हम यहाँ छोड़ देते हैं, क्योंकि हमने एक कंसेप्ट पढ़ना है, रोटेशन वर्सेस रेवोल्यूशन। रोटेशन और रिवॉल्व करता है। ठीक हो गया, इन दोनों को हमने पढ़ना है। इसका मास पूछ सकते हैं कि कितना मास है। इसका मास है इतने टाइम्स, यानी कि 3.32 मिलियन टाइम्स ऑफ अर्थ। यानी कि अगर अर्थ का मैथ है, अर्थ के मैथ को अगर मल्टीप्लाई करें इतने से, तब जाके हमें मैथ मिलता है सूरज का। बहुत बड़ा सूरज है। ठीक है। और एक और क्वेश्चन बनता है कि हमारी जो अर्थ है वो सूर्य से कितनी किलोमीटर या कितनी किलोमीटर पर सेकंड में उसका फासला तय करती है लाइट जो आती है। इनकी सूरज की जो लाइट होती है वो अर्थ तक पहुंचते हुए कितना टाइम लेती है? ठीक है। तो टाइम कितना लेती है? 8 मिनट 20 सेकंड। गुड फातिमा, गुड। कितना टाइम लेती है सूरज की रोशनी अर्थ तक आने के लिए? 8 मिनट 20 सेकंड्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा एमसीक्यूज है। ये लिखा हुआ है इधर। इधर आपको हर चीज मिलेगी।
और स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, आपको पता है किसी को? व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट? लाइट कैसे ट्रेवल करती है, उसकी स्पीड क्या होती है? आपने ये फार्मूला देखा होगा, 3 × 10⁻⁸ ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसको 300,000 किलोमीटर पर सेकंड भी कहते हैं, कि स्पीड ऑफ लाइट इतनी होती है। अच्छा, एक और पूछते हैं कि डिस्टेंस कितना है अर्थ और सूरज के दरमियान आपस में। तो डिस्टेंस ये है जी, 150 150,000 किलोमीटर, 150,000 किलोमीटर डिस्टेंस है अर्थ और सूरज के दरमियान। तो ये कुछ एमसीक्यूज आपके यहाँ से आ जाते हैं। आगे चलते हैं जी। इसमें आपको बताया जैसे गैसेस से बना हुआ है, जिसमें हाइड्रोजन है, और आप हीलियम गैस आ जाती है इसके अंदर। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, वो अपने गौर से सुनना है। पूछ सकते हैं कि अर्थ जो सन है, सूरज के अंदर कौन सा फिनोमिना हो रहा होता है? कौन सा फिनोमिना हो रहा होता है? तो सूरज के अंदर हमेशा न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही होती है। क्या हो रहा होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन का फिनोमिना हो रहा होता है। ये फिनोमिना क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट हो रही होती है हीलियम गैस के अंदर। हाइड्रोजन गैस क्या हो रही होती है? कन्वर्ट हो रही होती है हीलियम के अंदर। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। दो किस्म के न्यूक्लियर होते हैं, न्यूक्लियर के प्रोसेस होते हैं। एक न्यूक्लियर फिशन होता है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो सूरज के ऊपर कौन सा आता है? सूरज के ऊपर कौन सा हो रहा होता है? सूरज के ऊपर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आता है अक्सर। अच्छा, इसके अंदर और कौन सा आ सकता है, मैं देख लेता हूँ, क्योंकि सारे तो नहीं आ सकते। अच्छा, जो अर्थ की, जो सन की चमकती हुई सरफेस होती है ना, जो बड़ी ब्राइटन होती है, वो चमक रही होती है, उस सरफेस को हम कहते हैं फोटोस्फीयर। उसको क्या कहते हैं? 1 मिनट दे दे मुझे, सिर्फ 1 मिनट। अच्छा, मैं कह रहा था, जो चमकीली सरफेस होती है ना, जो चमकदार, जो आपको दूर से नजर आ रही है, शाइनी सरफेस, उसको कहते हैं फोटोस्फीयर। ये लिखा हुआ है। क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। एक और थिन लेयर होती है, जो एटमॉस्फेयर का बता रही होती है सूरज के, उसको कहते हैं कोरोना। वो कोरोना बीमारी वाला नहीं है। ये एक सूरज की थिन सरफेस होती है, थिन लेयर होती है, जो कि एटमॉस्फेयर बनाती है, सूरज का जो माहौल, इन्वायरमेंट पैदा करती है, उसको कोरोना कहते हैं। और जो सूरज की चमकदार वाली सरफेस, चमकीली सरफेस होती है, उसको क्या कहते हैं हम? फोटोस्फेयर। तो कोरोना और फोटोस्फेयर में से आ सकता है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। प्लैनेट्स की बात करते हैं। अच्छा, ऊपर कोई एक मिस्टेक हुई है हमसे। अर्थ नजदीक नहीं है हमारा, मरकरी नजदीक है। तो ऊपर मैंने मिस्टेकनली ऊपर मैंने गलत टाइप कर दिया, वो टाइपो एरर है। तो मरकरी हमारा सूरज के करीब है ज्यादा। ठीक है, मरकरी क्या है? सूरज से ज्यादा करीब है। मैं आपको पहले इसकी फिगर दिखा देता हूँ, फिर हम इसके जो खसूसियात हैं उनको पढ़ते हैं हम। अच्छा, अगर इसकी बात करें, एक मिनट, एक और भी है, वो बड़ा इजी आपको समझ। हमेशा याद रखें, सोलर सिस्टम को जब भी पढ़ना है ना, तो सूरज को दरमियान में रखना है। क्या रखना है? सूरज को दरमियान में रखना है। जब भी सोलर सिस्टम आप पढ़ेंगे, हमेशा याद रखें सूरज आपके दरमियान में आता है। अगर मैं इसको इस तरह बनाना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल ये सूरज है, ये सन है, तो इसके सराउंडिंग में एक पूरी लेयर बनती है, पूरी सरफेस बनती है, जिसमें डिफरेंट किस्म के जो सियारे होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, वो घूम रहे होते हैं। अब उनकी जो रोटेशन होती है, या उनकी जो मूवमेंट होती है, वो दो किस्म की होती है। एक तो वो सियारे अपने गिर्द घूम रहे होते हैं, यानी कि एक सियारा है फॉर एग्जाम्पल, एक तो वो अपने गिर्द घूम रहा होता है, एक वो दूसरी बॉडी के गिर्द घूम रहा होता है। अगर कोई सियारा अपने गिर्द घूम रहा हो, यानी कि जैसे लट्टू घूमता है, लट्टू अपने गिर्द ही घूमता है।
अगर कोई सियारा लट्टू की तरह घूम रहा है, अपने गिर्द ही घूम रहा है, अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा है, तो उसको कहते हैं रोटेशन। यानी कि अपने एक्सिस के गिर्द घूमने वाली मूवमेंट को क्या कहते हैं? रोटेशन। अगर वही सियारा किसी दूसरे स्टार के गिर्द घूम रहा हो, अगर वो सियारा किसके गिर्द घूम रहा हो? दूसरे स्टार के गिर्द, इस जो मूवमेंट को कहते हैं रेवोल्यूशन। वो रिवॉल्व कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? रिवॉल्व। एक होती है रोटेशन, एक होती है रिवोल्यूशन। ठीक है। तो आपने रेवोल्यूशन को ये समझना है कि एक बॉडी दूसरी बॉडी के गिर्द घूम रही है, वो रेवोल्यूशन है। अगर एक बॉडी अपने गिर्द घूम रही है तो वो रोटेशन है, जैसे ये मैंने बताया। लट्टू की जो मूवमेंट होती है, लट्टू का जो घूमना होता है, रोटेशन होती है। अगर मैं उस लट्टू को किसी और लट्टू के गिर्द घुमा दूं, अगर मैं उस लट्टू को किसी और लट्टू के गिर्द घुमा दूं, तो वो क्या बन जाएगा? वो हमारी रेवोल्यूशन बन जाएगी। तो दो मूवमेंट को अपने याद रखना है। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। अच्छा, हम सोलर सिस्टम को देख रहे थे। सोलर सिस्टम में अगर हम बात करें, सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं। 8 प्लैनेट्स इस तरतीब में दिए हुए हैं, इसको समझना है आपने। पहला है मरकरी। पहला कौन सा प्लैनेट है? मरकरी। दूसरा है वीनस। तीसरा है अर्थ। अब यहाँ से एमसीक्यूज पूछता है कि अर्थ कितना सियारा है जो सूरज से नजदीक है? तो अर्थ इज द थर्ड लार्जेस्ट, ये थर्ड सीक्वेंस में है जो, वो सियारा है जो सूरज के पास है। यानी कि थर्ड नंबर पे आता है, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ से ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। ठीक है। इसके बाद मरीख आता है, मार्स, फिर जुपिटर आता है, फिर सैटर्न आता है, फिर यूरेनस आता है, फिर नेपच्यून आता है। अब एक था प्लूटो। प्लूटो पहले सियारे में काउंट होता था, लेकिन बाद में इसको हटा के ना, इसको डवार्फ जो टाइनी सियारे होते हैं ना, उसमें ऐड कर दिया। यानी कि मेजर जो प्लैनेट है वहां से उसको हटा दिया। अब अगर पूछ ले कितने सियारे हैं, तो आपने 8 का ही ऑप्शन क्लिक करना है, क्योंकि अब 8 रह गए हैं। अब हम एक एक सियारे की खसूसियात पढ़ते हैं, जहां से एमसीक्यूज आता है। अगर हम प्लैनेट मरकरी की बात करें, प्लैनेट मरकरी एक तो सबसे छोटा सियारा है, और ये क्लोजेस्ट है सन से। ठीक है। एक तो ये छोटा सियारा है, एक तो ये सन से क्लोजेस्ट है। ठीक है। और इसका एक्सट्रीम टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस होती हैं। यानी यहाँ पर रात को सर्दी पड़ जाती है कभी कभी, तो बड़ी फ्लक्चुएशंस में होता है ये। इसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता, फ्लक्चुएशन होती, चेंज होते रहना। इसका जो सन जो सूर्य है, उससे डिस्टेंस कितना है? 57.91 मिलियन किलोमीटर। तो इसका ये डिस्टेंस है। ये अक्सर आपको एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, आपने इसको याद रखना है। और इसका फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो एक दिन होता है ना, एक दिन, 1 डे, जो हमारा 1 डे होता है, तो इस सियारे का यानी कि मरकरी का कितने डेज होंगे एक दिन? तो मरकरी में कितने दिन होते हैं? 87.97। यानी कि अगर इसकी बात करूं, टोटल कितने डेज होंगे? 88 डेज। यानी कि अर्थ का एक दिन और मरकरी के 88 डेज बराबर होते हैं। याद रखना है, इसका मतलब है 88, टोटल 88 बनते हैं। तो मरकरी का कितना, कितने डेज का वो होता है ना, अर्थ के 1 डे और मरकरी के 88 डेज बराबर होते हैं, याद रखना है आपने। ठीक है। यानी कि उनका एक दिन 88 दिनों के बराबर होता है, हमारे जो, अगर एज कंपेयर टू अर्थ की बात करें। ठीक है। आगे चलते हैं। वीनस की अगर बात करें, तो वीनस आपको इसमें सिमिलर साइज का मिलेगा जैसे अर्थ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं वीनस में से। वो कैसे आते हैं? आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा सियारा है जो कि आपको आम आंख से नजर आता है दूर से? तो वीनस है। ये पूछ सकता है कौन सा सियारा जो ज्यादा ब्राइट करता है, बहुत ज्यादा चमकता है? तो वो भी वीनस है। पूछ सकता है कौन सा ऐसा सियारा है जो कि जिसको मॉर्निंग स्टार कहा जाता है? वो भी वीनस है। पूछ सकता है कौन सा ऐसा सियारा है जिसको इवनिंग स्टार कहा जाता है? वो भी आपका क्या होगा? वो भी आपका वीनस होगा। ठीक है। और वीनस के अलावा एक और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनता है, सारे सियारे, जितने भी सियारे हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। कौन सी डायरेक्शन में घूमते हैं? जितने भी सियारे हैं वो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। और ये ऐसा सियारा है जो कि एंटाई क्लॉक वाइज घूमता है। कैसे घूमता है? एंटी क्लॉक वाइज घूमता है। तो ये सारा लिखा हुआ मैंने। क्लॉक वाइज क्या होता है? जैसे घड़ी नहीं चलती, इस तरह घूमते हैं बाकी सियारे, यानी कि सूरज के गिर्द। ये क्या करते हैं? ये उलट घूमता है इस तरह करके। ठीक हो गया, एंटी क्लॉक वाइज।
अच्छा, एक तो ब्राइटेस्ट है, दूसरा ये हॉटेस्ट है। अब हमारे सोलर सिस्टम में क्या है, हॉटेस्ट सियारा है, सबसे ज्यादा गर्म सियारा, सबसे ज्यादा हॉटेस्ट है। और इसका डिस्टेंस 108.2 मिलियन किलोमीटर है। और इसका ऑर्बिटल पीरियड कितने, 225 दिन, यानी कि इसके 225 दिन बनते हैं। और इसके लेंथ क्या है इसके डे की, 116 दिन होते हैं अर्थ के कंपेयर। अर्थ का एक दिन होता है, इसके 16 दिन होता है, 116 दिन। ये इतना नहीं आता, फिगर्स वाले इतने नहीं आते खास, ज्यादातर ये पूछ सकते हैं विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं, इवनिंग किसे कहते हैं, ब्राइटेस्ट कौन सा है, कौन सा ऐसा सितारा जो एंटी क्लॉक वाइज घूमता है। क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा याद नहीं रखते, तो बड़ी मिनिमल से पूछी जाती हैं। तो इसको याद भी रखें, लेकिन ज्यादातर आप वो वाली चीजें याद रखें जो मेजर इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। अच्छा, अर्थ की बात करें, अर्थ एक तो आपसे पूछ सकता है कि ब्लू प्लैनेट किसे कहते हैं। ब्लू प्लैनेट हमें अर्थ को कहते हैं। तो इस तरह एमसीक्यूज आता है कि ब्लू प्लैनेट, विच इज द ब्लू प्लैनेट। तो ब्लू प्लैनेट अर्थ को कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा वाटर है। और लाइफ यहाँ पर हमारी, हम सरवाइव करते हैं यहाँ पर, लाइफ की चांसेस है, ऑक्सीजन है, वाटर है, हाइड्रोजन है। ठीक है, सारी चीजें सपोर्ट करती हैं लाइफ को। इसके अलावा अगर हम बात करें डिस्टेंस क्या है, ये पूछा जाता है, याद रखना। डिस्टेंस हम हमारा जो है ना, वो है 149.6 मिलियन किलोमीटर है, अर्थ का और सूरज का आपस में। ठीक है, और अर्थ कब, अब सूरज की एज मैंने क्या बताई थी, कोई बता सकता है। सूरज की एज कितनी बताई थी मैंने, सन की एज, सन की एज कितनी बताई थी, कोई रिवाइज करा है मुझे। 4.6, गुड शहीर, 4.6 है। 4.6 क्या, बिलियन ईयर। अब इस तरह हम एज कंपेयर टू अर्थ की बात करें, क्योंकि पहले सूरज बना ना, बाद में प्लेनेट बना है। तो अर्थ की क्या है, अर्थ की उससे कोई थोड़ी सी कम है, 4.543 बिलियन ईयर्स, ये लिखा हुआ है जी। अर्थ का ऑर्बिटल पीरियड कितना है, यानी कि कितने अरसे में वो एक सूरज के गिर्द एक चक्कर लगाता है, वो है 365 दिन। ठीक है, 365 दिनों में वो सूरज के गिर्द चक्कर लगाता है। और इसका एक दिन होता है उसका रोटेशन का पीरियड। और इसकी सैटेलाइट का नाम क्या है, वो मून है, एक सैटेलाइट है। अच्छा, ऐसा सियारा कौन सा जिसकी दो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, जिसके दो चांद है, कोई बता सकता है। ऐसा सियारा जिसके दो सैटेलाइट है। गुड, मानूर, गुड। मार्स। आगे चलते हैं, मार्स की तरफ आते हैं। मार्स भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से। मार्स को कहा जाता है रेड प्लैनेट। क्या कहा जाता है, रेड प्लैनेट। क्यों कहा जाता है, ये अक्सर पूछा जाता है कि रेड प्लैनेट क्यों कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो इसकी सरफेस है वो आयरन ऑक्साइड से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, आयरन ऑक्साइड से। और इसके अंदर ना वोल्केनोज बनते हैं बहुत ज्यादा सोलर सिस्टम में। एक मिनट जरा सब्र कर लें, तंग कर रहे हैं, एक मिनट। मुझे 2 मिनट दे दें, सिर्फ 2 मिनट।